शर्मा क्लासेस आइए आपका स्वागत करते हैं। और जैसे कि आज हमें एंट्री बिल्कुल अच्छी मारनी है, बिल्कुल जैसे ही टाइम हमारा बीत गया है, हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लिया था दिल्ली के बारे में। दिल्ली जो कि कैपिटल बनी थी तोमर के द्वारा और उस पर जीत हासिल करी थी चौनाज ने, जो कि शाकंभरी से जाने जाते थे अजमेर राजस्थान में। तो स्टूडेंट्स अब सवाल ये उठता है, कुछ मैंने आपको ट्रिक से स्लेव हमने दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज हमने बताई थी, दिल्ली में राज करने के लिए जो वंश आए वो हमने राज किया था, हमने स्टार्ट किया था। वो ट्रिक जो थी हमारी गुड़ खा तसले में गुलाब वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और लास्ट हमारा मुगल एम्परर यहाँ से नया स्टार्ट होता है। और साथ में हमने फाइंडिंग्स भी पढ़ी थी कि कौन कौन सी चीजों से हमें हिस्ट्री पता चलती है दिल्ली सुल्तान से। और साथ में हमने ये भी जाना था कि दिल्ली कौन कौन से स्मॉल टाउन से मिलकर बना था, जिसमें हमने चाहा था, जिसको हम शाहजहानाबाद भी बोलते हैं दिल्ली को। अब वो स्मॉल टाउन्स कौन कौन से थे, वो थे सीरी, दिल्ली, कुना, ठीक। और साथ में हमने फिरोजपुर भी पढ़ा था, ठीक, हौज खास पढ़ा था। तो ये कुछ स्मॉल टाउन से जिनको मिलाकर हमारा दिल्ली बनता है। अब उस दिल्ली पे राज करने के लिए एक के बाद एक राजा राज करने के लिए आए, शासन करने के लिए आए, इसीलिए यहां पर उन राजाओं को बोला गया है सुल्तान। एंड दिस चैप्टर इज नोन एज दिल्ली सल्तनत। प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट डायनेस्टी मैंने बताया था गुड़ खा, तो गुड़ यानी कि स्लेव गुलाम वंश, इसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, हिंदी में इसको गुलाम वंश बोलते हैं। आइए जरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है क्योंकि ये जो डायनेस्टी जो स्टार्ट की थी वो एक स्लेव ने स्टार्ट करी थी। इसके जो फाउंडर जो थे वो स्लेव रह चुके थे। किसके स्लेव थे बच्चे? मोहम्मद गौरी के। तो स्लेव डायनेस्टी इसको बोला जाता है, स्लेव ने स्टार्ट की थी। मामलुक डायनेस्टी क्यों बोला जाता है? मामलुक का मतलब ये है, ये तो हमारा हो गया गुलाम, गुलाम शासक था, ये गुलाम था और आगे जाके रूलर बन गया। किस डायनेस्टी का? स्लेव डायनेस्टी का। और इसके जो फाउंडर जो हैं, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम रह चुके थे, मोहम्मद गौरी ने उसने डायनेस्टी को स्टार्ट कराया। तो प्यारे बच्चों, अब ये तो हमें पता चल गया स्लेव ने स्टार्ट किया है, स्लेव डायनेस्टी का मतलब क्लियर हो गया। इसको मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है, मामलुक वंश, और साथ में इलबारी वंश भी बोला जाता है। मामलुक वंश का मतलब ये हुआ स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए गुलाम। अब ये स्वतंत्र माता पिता से गुलाम कैसे पैदा हो सकते हैं? सोचने वाली बात है स्टूडेंट्स। ये था, मैंने आपको बताया था, मोहम्मद गौरी का गुलाम रह चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बट इनके माता पिता जो थे वो फ्री थे, फ्रीडम थे पूरी उनको, वो किसी के अंडर काम नहीं करते थे, ना ही उन पर कोई राज करता था, शासन करता था। हाँ, ये है कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा हुआ था, परचेज किया हुआ था, और जो खरीदा जाता है वो दास बन जाता है, उसी को हम गुलाम बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ मामलुक वंश को इसलिए भी बोला जाता है कि ये जो फाउंडर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसके माता पिता जो थे वो स्वतंत्र थे, और स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ गुलाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बस स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ गुलाम को ही हम यहाँ पे मामलुक डायनेस्टी, मामलुक वंश से जानते हैं। इसको स्टूडेंट्स इलबारी वंश क्यों कहा जाता है? इलबारी वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कुतुबु जो थी तुम्हारी कुल थी, ठीक। तो इलबारी भी कुल था। इलबारी तुर्क जो आए हमारे टाइम पर राज करने के लिए, तो वहीं से ही इसको इलबारी वंश बोला गया है। अब इलबारी में नाम कहां पर आता है वो जरा ढूंढ लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो 3 रूलर्स थे, 3 राजा हुए जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी में राज किया, वो 3 राजा कौन से हैं? द 3 किंग्स। वो 3 राजा कौन से? आइए जरा जान लेते हैं। 3 रूलर्स। और पहले रूलर की बात करते हैं। पहले रूलर तो फाउंडर हैं ही, कुतुबुद्दीन ऐबक।
जो कि कुतुबी वंश से बिलोंग करते थे। कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन नाम जो है वो कुतुबी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। सेकंड जो रूलर जो हुए वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी एक गुलाम रह चुके हैं, याद रहे मोहम्मद गौरी के, जो बचा के लाए थे मोहम्मद गौरी को। इनके कुल का नाम इलबारी था, यानी कि इल्तुतमिश नाम से ही इल्तुत में जो कुल का नाम इलबारी था, तो बस इलबारी तुर्क हुए। इलबारी तुर्क थे और साथ में इन्हीं को ही शमसी वंश से भी नाम से जाना जाता है, शमसी। तो इनका पूरा नाम होता है इल्तुतमिश शमशी। ठीक, अब जरा बात कर लेते हैं थर्ड रूलर की, जो थे बलबन। तो जाहिर सी बात है इनका वंश कौन सा होगा, बलबनी वंश। ये इलबारी जो थे, इलबारी इनके कुल का नाम था, जहां से वंश की स्टार्टिंग होती है। तो ये 3 रूलर हुए स्लेव डायनेस्टी में राज करने के लिए। बीच में कुछ टाइम के लिए रजिया सुल्तान भी आ गई थी राज करने के लिए, बट कुछ लोगों को पसंद नहीं आया उनका राज करना। वो यह मानते थे कि इतने टाइम से तो हमारे मेल्स राज कर रहे हैं, पुरुष राज कर रहे हैं, अब ये महिला कहाँ से आ गई, और महिला का राज कौन, ऐसा कभी हुआ ही नहीं पहले, तो महिला को क्यों राज करने दिया जाए। तो उसका विरोध करने के लिए दल चालीसा बनाया गया और उस दल चालीसा ने रजिया सुल्तान को मार दिया और यहीं से ही रजिया सुल्तान का वंश भी, रूल जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद में ही हमारे आए बलबन। अब प्यारे बच्चे जान लेते हैं इस वंश में हमें ये तो पता चल गया कि 3 रूलर्स हुए हैं। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड जो हमारा इल्तुतमिश और थर्ड हमारा बलबन। तो ये 3 रूलर्स आए हमारे। फाउंडर यानी कि इस वंश को स्टार्ट करने के लिए, इस डायनेस्टी को स्टार्ट करने के लिए, स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक आए, बिकॉज कुतुबुद्दीन वाज द फर्स्ट फाउंडर हु स्टार्टेड कुतुब स्लेव डायनेस्टी। और इस कुतुबुद्दीन ने ही कुतुब मीनार भी बनवाया था। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार, सवाल आता है किसके नाम पर बनाया, वो उनके गुरु के नाम पर बनाया गया है। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं बनवाया, अपने गुरु के नाम पर बनवाया। अब इसी टाइम पर अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं बच्चे, इसको नोट कर सकते हैं, जरा ध्यान है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बचपन की बात करते हैं तो एक जो थे बात आती है नैशापुर में एक आदमी थे काजी फखरुद्दीन, जिन्होंने बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। ठीक, काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया उनके माँ बाप से, फिर वो गुलाम बन गया। ठीक, अब सेकंड बात जो आती है, अब गुलाम बन गया है तो काम भी तो हमारे काजी फखरुद्दीन अब्दुल का करेगा। उन्होंने क्या सिखाया स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी सिखाई, हॉर्स राइडिंग जिसको बोलते हैं, तलवारबाजी सिखाई, इसको हम स्वॉर्ड फाइटिंग बोलते हैं, तलवारबाजी। तो बस ये काम जो सिखाया था वो हमारे काजी फखरुद्दीन जिन्हें सिखाया था, क्योंकि स्लेव थे तो सिखाने के लिए शिष्य की जरूरत होती है गुरु को, तो बस हमारे सिखाया। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है, अब धीरे धीरे जब गुलाम था काजी फखरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम था, उसके बाद ही उनको शिफ्ट कर दिया गया गजनी में। गजनी एक प्लेस है बच्चे, ठीक है, जहाँ से तुर्क आक्रमण करते थे, वहीं से ही हमारे जितने भी वो राजा आए हैं तुर्क इन्वेडर्स, वहीं से ही आए, गाजी से ही। तो गजनी में इनको शिफ्ट कर दिया गया और उसी गजनी प्लेस से ही
मोहम्मद गौरी ने इनको परचेज कर लिया। तो अब गुलाम किसके हो गए? मोहम्मद गौरी के। और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत की जो सबसे पहली स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो किसके गुलाम रह चुके हैं? मोहम्मद गौरी के। तो पहले तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने परचेज किया था, खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को, वो फिर उनके गुलाम हो गए, अपने माता पिता से उन्होंने खरीदा था। और साथ में अब कुतुबुद्दीन हमारे जो है ऐबक को किसने खरीदा है? मोहम्मद गौरी ने। और किससे खरीदा है? काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसी चीज को हम नोट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमने समझा वही चीज अब लिखी हुई है तुम्हारे सामने। जैसे कि बचपन में, इनके बचपन की बात अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो नेशापुर जो कि एक जगह है, वहां पर काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने इनको खरीद लिया था कुतुबुद्दीन के माँ बाप से। ठीक, अब जब खरीद लिया गया है तो गुलाम बनेगा। और गुलाम के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या सिखाया? पहला तो हॉर्स राइडिंग सिखाई, घुड़सवारी। ठीक, घोड़े पर बैठ के जो सवारी की जाती है। और साथ में स्वॉर्ड फाइटिंग यानी कि तलवारबाजी भी सिखाई। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, उनको शिफ्ट कर दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी। वहां से मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया, परचेज्ड बाय मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द बैटल ऑफ चंदावर। सो कुतुबुद्दीन ऐबक प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बैटल ऑफ चंदावर एंड बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब चंदावर का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो चंदावर के युद्ध में जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। और इसी बात से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने अपना पहला शासक बना दिया स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि अब इंडिया में मुस्लिम रूल चलना ही वाला था, क्योंकि मुस्लिम शासन चलाने का जो जिम्मा लिया हुआ था वो मोहम्मद गौरी ने लिया था। और चलाने के लिए जो उसने एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया, एक उत्तराधिकारी अपॉइंट किया स्लेव डायनेस्टी को चलाने के लिए, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कह सकते हैं कि बहादुरी का काम किया होगा बैटल ऑफ चंदावर के युद्ध में। इसी बात से खुश होकर ही तो मोहम्मद गौरी ने उनको बनाया होगा सबसे फर्स्ट पहला फाउंडर। और एक गुलाम ही थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और याद रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो सन इन लॉ भी थे। ठीक, दामाद भी थे मोहम्मद गौरी के, और साथ में मोहम्मद गौरी के गुलाम भी थे। इसीलिए गुलाम से ही हमारी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। और यहीं से ही हमारे इंडिया में 1206 से हमारा मुस्लिम पीरियड स्टार्ट हो गया, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये हमने समझा। और इसके बाद ही अब हम पढ़ेंगे, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो चीज बनवाई राजस्थान में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद है। और दूसरी मस्जिद जो उन्होंने दिल्ली में बनवाई वो है क्वैतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक, अब जरा हम पढ़ेंगे क्वैतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में बनवाई। इनको जरा नोट कर लेते हैं, ये आपके सामने दिखाई दे ही रहा है। आगे जो हम अपने नोट्स कैरी करेंगे उनको समझेंगे और कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने बताया चुका था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनाई। पहली मस्जिद जो थी जिसको हम क्वैतुल इस्लाम बोला जाता है, जो कि दिल्ली में है। और दूसरी जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि हमारे अजमेर राजस्थान में है। अजमेर राजस्थान में। तो प्यारे बच्चे, ये 2 मस्जिद का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेकंड अगर मैं बात करूं, आप जानते हैं ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में ही है। इसका भी कंस्ट्रक्शन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं उनके गुरु के नाम पे। और इन्हीं को ही टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सबसे ऊंची मीनार, सबसे ऊंची कह सकते हैं इमारत जो है वो हमारे कुतुब मीनार ही है, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। सेकंड, इनको ऐसा माना जाता है कि कुरान जो है वो कंठस्थ थी, ऑन द टिप्स एज वेल एज ऑन द लिप्स थी उनको कुरान, तो इसीलिए उनको कुरान ख्वां भी बोला जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ही इज आल्सो नोन एज कुरान ख्वां। कुरान ख्वां
के टाइटल से भी नवाजा गया इनको कुरान का, क्योंकि इनको बिल्कुल याद थी ओरली, जैसे हमको मंत्र याद रहते हैं, कंठस्थ हो रखे हैं, ऐसे ही इनको कुरान भी पूरे तरीके से याद थी। तो इनको कुरान जो थी वो टिप्स और साथ में लिप्स भी याद थी। सेकंड में बात करूं, इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। He is also known as लाख बख्श। अब इस लाख बख्श का मतलब क्या है, आइए जरा जान लेते हैं। जब पहले रूलर बनाए गए थे स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उससे खुश होकर लोगों ने इनको टाइटल से नवाजा गया, जिस टाइटल को हम लाख बख्श बोलते हैं। लाख बख्श कहने का मतलब ये हुआ, इसमें लोगों को दान में लाखों रुपए दे दिए गए थे। तो लोगों को दान में लाखों रुपए दान कर देना, दे देना ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये इतने, इनका दिल इतना बड़ा था कि भाई इन्होंने लाखों रुपए दे दिए, इसीलिए लाख बख्श के टाइटल से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। साथ में इनको एक और टाइटल दिया लोगों ने, क्योंकि हाथियों को भी दान किया करते थे। हाथियों को दान देना, तो बस हाथियों को दान दे दिया करते थे। ये आजा भाई, तेरे को जरूरत है हाथी की, जा ले जा। तो बस इनको हाथियों को दान देना, तो इनको एक और टाइटल नवाजा गया। वो टाइटल जो था वो था पिल बख्श। ऑल्सो नोन एज, अब ये सारे जो भी मैं बता रहा हूं ये टाइटल दिए गए हैं लोगों ने, पिल बख्श के नाम से जाना जाते हैं। ये भी लोगों ने टाइटल दिया। और ये किसका दान किया था इसमें, हाथियों का दान करने वाले ये पहले राजा थे पब्लिक को, तो इनको पिल बख्श के टाइटल से भी जाना जाता है। एक और बात याद रहे स्टूडेंट्स, इनको सिपाही सालार के टाइटल से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ये सेनापति रहे थे, क्योंकि ये गुलाम थे, तो सेनापति किसके होंगे, मोहम्मद गौरी के। तो उन्होंने पूरे टाइम जब तक इन्होंने राज किया 1206 से लेकर 1210 एडी तक, तो इन्होंने कोई राजगद्दी नहीं संभाली, सेनापति बनकर ही राज किया, सेनापति बनकर ही रूल किया। इसीलिए इनको सिपे सालार के नाम से भी जाना जाता है। द किंग हु इज also known as सिपे सालार इज कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने कभी भी राजा की तरह राज नहीं किया, सेनापति की तरह राज किया। जैसे वो है ना बाहुबली में, भाई असली जो राजा है, असली जो फीलिंग जो आती है वो योद्धा रहकर आती है। तो कभी भी बाहुबली ने राजा नहीं बने, वो सेनापति रहकर ही लोगों के दिल में खुशी रहते थे, लोगों के दिल में बसे हुए थे। ऐसे ही लोगों के दिल में सेनापति बसकर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम किया। और ये भी एक तरह से बाहुबली ही थे पुराने टाइम पर, क्योंकि योद्धा रहकर ही, सेनापति रहकर ही इन्होंने राज किया। कभी भी राजा का मोह नहीं था इन्हें, कभी भी इतना लालच नहीं था कि मैं राजा बनूंगा स्लेव डायनेस्टी का, गुलाम वंश का। क्योंकि गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, तो ये गुलाम ही डायनेस्टी स्टार्ट की, क्या बनकर, सेनापति बनकर, कभी भी राजा नहीं बने। राजा जो है उसके बाद जो इल्तुतमिश आते हैं वो राजा बने, और सुल्तान के नाम से जो उपाधि जो धारण की थी वो इल्तुतमिश ने धारण की थी। अगले जो नेक्स्ट रूलर जो आएंगे इल्तुतमिश, वो राजा बन के राज करेंगे। इन्होंने सेनापति बनकर राज किया, तो इनको बोला जाता है आल्सो नोन एज सिपे सालार। तो प्यारे बच्चों ये नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम इनकी उपाधि जो बताएंगे, सिपे सालार के नाम से जाना जाता है, तो नोट कर सकते हैं बेटा इसको। तो बच्चे जैसा मैं बता चुका था कि इनको सिपे सालार के नाम से भी जाना जाता है,
टाइटल दिया था, तो एक टाइटल भी इनको दिया गया है। He was awarded as, he took the title सिपे सालाहर। सिपा सालार नाम से भी इनको जाना जाता है। सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि सेनापति की तरह राज करना। मतलब क्या हुआ? सेनापति की तरह राज करना, यानी कि रूल करना, बिना किसी राजगद्दी के लालच से, बिना किसी राज सिंहासन की, मुझे राजा वाला सिंहासन मिल जाए, राजे वाली पोस्ट मिल जाए, तो उनके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं था। और सेनापति बनकर इन्होंने रूल किया 4 साल तक स्लेव डायनेस्टी में, बिना किसी राज सिंहासन के लालच में। सेकंड, अगर मैं बात करूं, इनको गॉड ऑफ मून भी माना जाता है, चंद्रमा का देवता या चंद्रमा का स्वामी, तो आल्सो नोन एज गॉड ऑफ मून। चंद्रमा का देवता या चंद्रमा का स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के। साथ में इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ टाइम बाद ही 1210 में, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी जो हमारी चली है वो 1206 से लेकर 1210 में चली थी, क्योंकि उस टाइम पर कुतुबुद्दीन ऐबक राज कर रहे थे। चौगान खेलते टाइम, पोलो जो स्पोर्ट्स होता है, जो घोड़े पर बैठ के जो हॉकी खेली जाती है, गोल्फ जो खेला जाता है घोड़े पर बैठ के, तो उस टाइम पर इनकी चोट लग गई थी, घोड़े से कैसे भी करके कुछ मूवमेंट हो गई होगी, तो उनकी चोट लग गई थी चौगान खेलते टाइम ही। तो यही एक रीज़न था, और आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसा कौन सा राजा है जिसकी चौगान खेलते टाइम, पोलो खेलते टाइम डेथ हो गई थी। तो बस, डायड, ये जो खेले थे वाइल प्लेइंग पोलो मैच खेलते टाइम इनकी डेथ हो गई थी। इनके टाइम पर ही इन्होंने इल्तुतमिश, जो कि इनका बेटा था, इल्तुतमिश को गवर्नर बनाया बदायूं का, राज्यपाल। बदायूं का राज्यपाल जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जीते जी बना दिया था। आगे चलकर इनका एक बेटा हुआ जिसको हम आराम शाह के नाम से भी जानते हैं। ये फिक्शनल चीज है, कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इनका कोई बेटा नहीं था, बट कुछ कहते हैं कि इनका बेटा था। बेटे की मृत्यु कर दी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश ने यह बोला था कि भाई हम तो गुलाम जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे, तो जब गुलाम ही है तो उसका गुलाम ही आगे आने वाला राजा बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा ही क्यों राजा बने, क्योंकि दास तो हम थे तो हमको अधिकार मिलना चाहिए। तो यही चाल चल दी थी इल्तुतमिश ने, और आराम शाह की डेथ कर दी थी, मृत्यु कर दी थी, अटैक कर दिया था। और उस अटैक को जो बोला जाता है वो बैटल ऑफ जूड के नाम से जाना जाता है, जूड का युद्ध। तो बच्चे, यही हमारे इतिहास में ये है कि बेटे के बेटे राजा हुआ करते थे। ये आगे आने वाले सालों में हमें पता चला, बट ऐसा नहीं पता था कि जो गुलाम का जो गुलाम है वो राजा बनेगा, उसका बेटा नहीं राजा बनेगा। ये चीज यहां पर हमें देखने को मिलती है बच्चे। तो इन्होंने क्या किया, ही अपॉइंटेड
इल्तुतमिश एज अ गवर्नर ऑफ बदायूं। बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका राज्यपाल बना दिया, नियुक्त कर दिया था। और साथ में क्योंकि 1210 में इनकी डेथ हो गई थी, 1210 एडी जब चल रहा था तो इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके 6 महीने बाद ही आराम शाह को इनकी राजगद्दी दे दी गई थी। तो बस यहां से हम देखते हैं कि इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा हुआ, सन हुआ आराम शाह। कुछ महीने तक इन्होंने राजगद्दी संभाली और जैसे ये बात पता चली इल्तुतमिश को कि भाई अब तो कुतुबुद्दीन का बेटा राज कर रहा है, तो उसके मन में जलन की भावना आ गई, जेलसी आ गई। तो बस वहीं से उसने अटैक कर दिया, जिस अटैक को बोला जाता है। और ये अटैक जो हुआ था वो 2 लोगों में हुआ था, एक तो आराम शाह थे, दूसरा इल्तुतमिश। ये बात इल्तुतमिश को अच्छी नहीं लगी। बेशक वो गवर्नर की सीट संभाल रहा था बदायूं में, और जैसी ही बात उसको पता चली तो एक लड़ाई हो गई जिसको बैटल ऑफ जूड भी बोला जाता है, जूड का युद्ध, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई। इल्तुतमिश जीत गए थे इसमें, और डेथ जो हो गई थी वो आराम शाह की हो गई थी। और आराम शाह की 6 महीने बाद ही इन्होंने राज किया था। और राज करते के टाइम पर ही जैसे ही इल्तुतमिश को पता चली कि भाई अब आराम शाह राज कर रहा है और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो चुकी है, तो मुझे नंबर मिलना चाहिए राज करने का, तो ये बात इसको पसंद नहीं आई और अटैक कर दिया। और वो अटैक जो बोला जाता है वो बैटल ऑफ जूड बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमने पॉइंट्स पढ़े बैटल ऑफ जूड के, और साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी जाना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो इल्तुतमिश के बारे में होगी। हम उसमें इल्तुतमिश के बारे में ही पढ़ेंगे, और साथ में अगर हमें टाइम मिला रजिया सुल्तान का तो वो टॉपिक भी हम अपने स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी स्लेव डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म होने को आ जाएगी। एक लास्ट रूलर हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में, उसके बाद हमारी स्लेव डायनेस्टी खत्म। नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी आएगी गुरखा खिलजी वंश वाली। ठीक बच्चे, यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बिल्कुल रॉकिंग रहेगी, क्योंकि इसमें जो भी बात समझाई गई है वो झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। और ये हिस्ट्री हमारी इस बात की सोर्स है कि ये सारी चीज़ें, ये सारे इवेंट्स पहले ही घट चुके हैं। तो बच्चे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ। इस काम को करते रहें, नोट आगे बने रहें प्रभात शर्मा क्लास के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।